तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार भाई। और सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है, बहुत ही शानदार सेशन हम यहाँ पर रहने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं, वो चाहे आईटीबीपी की बात हो, चाहे इसरो ड्राइवर एग्जाम की बात हो। और आज हम इस पेपर में जो साथियों आप देख पा रहे हैं, जैसा कि तो इस पेपर में आज हम 2015 का जो ड्राइवर का पेपर हुआ था इसरो में, इसरो इसरो 2015 का जो पेपर है, इसके जो इंग्लिश के क्वेश्चन है उनको हल करने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन इसरो में आएंगे इंग्लिश के। और जो आईटीबीपी है इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों में ये कॉमन ये वीडियो रहेगा। तो ध्यान से आपको थोड़ा सा इसको सुनना है और समझना है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ध्यान से देखना है। सबसे पहला जैसा कि प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहला प्रश्न है, द सिनोनिम ऑफ ब्राइट इज। पहली बात तो सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ। इसका मतलब क्या होता है? समान अर्थ। यानी जो आपको शब्द दिया गया है आपको उसी का अर्थ का जो वर्ड है उसको चुनना है। ब्राइट नाम आया है, ब्राइट। ब्राइट का क्या मतलब होता है? ब्राइट का मतलब होता है चमकदार। ब्राइट यानी होता है चमकदार। अब आपको इसका समान अर्थ का, तो शाइनिंग यानी चमकदार, लाइट यानी हल्का, स्मूथ यानी चिकना, टाइट यानी मजबूत। तो यहां पर शाइनिंग एकदम सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा है एकदम। शाइनिंग इसका जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा ना भाई? देखो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, इंग्लिश मेरा कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा, है ना? तो काफी अच्छी जो है मेहनत करेंगे हम। ताकि मेहनत करेंगे, देखो जो व्यक्ति जानता है ना, जो इंग्लिश जिसको आती है उसको पता नहीं इंग्लिश को समझने में कितनी दिक्कत होती है। लेकिन जिसको आती नहीं है वो जो अगर समझेगा फिर बहुत शानदार आपको समझ में आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, भूख रोटी उसको अच्छी लगती है जिसको भूख होती है ना? तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आपको भूख लगानी पड़ेगी भी इसकी, है ना? वही बात है। तो सिनोनिम पूछा है समान अर्थ का, ब्राइट यानी चमकदार, शाइनिंग यानी चमकदार। तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा। प्रश्न संख्या हमारे सामने 52 आ चुका है। प्रश्न 52 है, द सिनोनिम ऑफ सेड। सेड यानी क्या होता है? उदास। सेड यानी उदास होता है। और सिनोनिम यानी कि समान अर्थ का, तो हैप्पी यानी खुश होता है, अनहैप्पी यानी नाखुश, टफ यानी कठिन, डिफिकल्ट यानी कठिन। तो यहां पर उदास सेड का क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। अनहैप्पी यानी भी क्या होता है? खुश, नाखुश। हैप्पी का अनहैप्पी होता है ना, उसी टाइप से हैप्पी यानी खुश, तो अनहैप्पी यानी नाखुश। तो उदास, नाखुश, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 आपके सामने आ चुका है। ध्यान से देखें प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि द एंटोनिमस ऑफ कोल्ड इज। कोल्ड आप सभी को पता होगा, कोल्ड यानी क्या होता है? एंटोनिम यानी यहां पर क्या हो गया? देखो, एक तो था सिनोनिम समान अर्थ, अब एंटोनिमस यानी कि विपरीत। अब आपको विपरीत पे आ जाना है भाई। विपरीत जिसे हम ऑपोजिट वर्ड कहते हैं, यानी इसके विपरीत अर्थ का, जैसे दिन का रात, है ना? तो यहां पर विपरीत की बात करें, कोल्ड यानी क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है। वेट यानी क्या होता है? गीला होता है। वेट यानी गीला होता है। ड्राई यानी क्या होता है? ड्राई यानी सूखा होता है, सूखा। हॉट यानी क्या होता है? गर्म होता है। डार्क यानी अंधेरा होता है। ठीक है। अब आप बताओ कौन सा होगा? ठंडा का गर्म होगा, विपरीत देखना है ना हमें, तो हॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है। प्रश्न संख्या 54। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा भैया ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में जरूर आएगा आपके। प्रश्न संख्या 54 आप देख लो, द एंटोनिम एंटोनिम ऑफ लॉन्ग इच। यहां पर ध्यान से देखें, द एंटोनिम ऑफ लॉन्ग, एंटोनिम यानी कि विपरीत आपको देखना है, उल्टे अर्थ का। लॉन्ग यानी क्या होगा? लॉन्ग यानी लंबा होगा, है ना? तो यहां पे टाल, टाल यानी भी क्या हो जाएगा? टाल यानी भी लंबा हो जाएगा। टाल यानी भी लंबा हो जाएगा। फेट यानी क्या होता है? फेट यानी मोटा होता है। लीन यानी क्या होता है? लीन यानी आप कह सकते हैं दुबला या पतला, दुबला लिख सकते हो आप, है ना? और शॉर्ट यानी छोटा। तो अब बताओ कौन सा होगा इसका? खुद बता दो। लंबा का यहां पे छोटा हो जाएगा, है ना? लॉन्ग, शॉर्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 आपके सामने आ गया है। द एंटोनिम ऑफ राइट इज। प्रश्न में पूछा है एंटोनिम यानी कि विपरीत से पूछा है, ऑपोजिट। राइट, राइट यानी क्या होता है? राइट यानी होता है सही, हम कह सकते हैं सही। ट्रू, ट्रू यानी ट्रू का क्या होगा? एंटोनिम से विपरीत।
ट्रू का तो फॉल्स होता है, ट्रू का फॉल्स होता है, रोंग का राइट होता है, रोंग का राइट होता है, इरर इरर का क्या होगा, एक्यूरेट हो जाएगा, है ना, एक्यूरेट एक्यूरेट, फेक का रियल हो जाएगा। अब बताओ, आपको यहां पर राइट का पूछा है ना, तो राइट का रोंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोंग यानी गलत, राइट यानी सही हो जाएगा। पर्सन संख्या 56 देख लो, ही विल खालिस्तान यू लेटर, ये देखो टेंस से संबंधित पर्सन है भाई। अब आपको टेंस को देखना पड़ेगा, टेंस आपको आना चाहिए। आप सभी को पता होगा टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। तो इन तीनों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी अगर होनी चाहिए, बेसिक क्लियर है, तो हम यहाँ पे इन प्रश्नों की धज्जियां उड़ा देंगे। प्रश्न 56 है, ही विल खालिस्तान यू लेटर। अब देखो विल जो है, जिसने हल्का फुल्का भी पढ़ रखा है, विल फ्यूचर टेंस को डिनोट करती है, FUTUR, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखो फ्यूचर टेंस की ये फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर टेंस का फ्यूचर सिंपल टेंस है ना, उसकी विल ये जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। तो कॉलिंग, कॉलिंग नहीं आएगा, कोल्ड ये पास्ट टेंस का है, कोल ये भी नहीं आएगा, हाँ सॉरी, इसमें 56 में क्या आ जाएगा, कोल आ जाएगा, क्योंकि ये जो फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसमें जो वर्ब है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा विल के साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलिंग के साथ में आपको पता है कि जैसे कि इज आर एम होता है ना, और वाज वर होता है, उस टाइप से हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, विल बी या सेल बी का प्रयोग यहां पे होगा, तो वो इसमें है नहीं। तो आईएनजी वाली तो वैसे गलत हो गई, ये आपके पास्ट टेंस में होता है, ये ऐसे गलत हो गया। टू कॉल यहां नहीं आएगा, तो कॉल आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस का जो है इस एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको याद रखना है। पर्सन संख्या 57 आपके सामने आ चुका है। समवन हेज खालिस्तान माई बेग, समवन यानी किसी ने, हेज मूव, मूज, मूविंग, मूड। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, समवन जो है, पहली बात तो ये सिंगुलर है, समवन का मतलब हो गया सिंगुलर, तो यहां पर मूव और मूज में से कौन सा आएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो ये मूव और मूज में से आएगा, एक तो एक मूविंग, हेज मूविंग आ सकता है ना, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे तो देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हेज है, हेज किसकी हेल्पिंग वर्ब है, जो ये हेज है ये किसकी है, परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट, परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा जो है, जो ईडी फॉर्म का यूज होता है, तो मूव ये गलत हो जाएगा, मूव गलत हो जाएगा, मूविंग गलत हो जाएगा, मूड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हेज आ गया यहाँ पे। हम इस हेज को आधार मान के यहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा सा पेन चलाने का कम है, और मैंने एक नया एक आइटम परचेज करके उसके माध्यम से पढ़ना शुरू किया है, थोड़ी सी दिक्कत आगे लिखने में आएगी, है ना। तो यहां पर हेज के कारण हमने मूव का मूड यहां पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यह हेज और हेव में से समवन है, ये सिंगुलर है, इसलिए हेज आया है, हेव नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 58 है। आई ऑलवेज खालिस्तान बिफोर बेड, यानी कि रीड, टू रीड, रीडिंग, रीड्स, रीडिंग नहीं आएगा। रीडिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ में इज आर एम या वाजवर जैसी हेल्पिंग वर्ब है, वो यहां पर आती है, तो यहां पर आपको ध्यान है ये नहीं आएगा। रीड, रीड से पहले टू नहीं आता, अब यहां पर बचा कौन सा, रीड्स, रीड्स यहां पर जो है सिंगुलर वर्ब के साथ में आता है, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब होती है, इसके साथ में आता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। क्योंकि आई ऑलवेज, आई हमेशा आई को प्लूरल समझा जाता है ना, ध्यान देना, ये बहुवचन में आता है मैं, आई, आई ऑलवेज, फिर बचा क्या, रीड, आई ऑलवेज रीड बिफोर बेड, यानी मैं हमेशा रीड इन पढ़ता हूं, बिफोर बेड सोने से पहले पढ़ता हूं, मैं हमेशा सोने से पहले पढ़ता हूं। तो ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। पता है ना हमने रेड को कैसे लिया भी, रीडिंग, रीडिंग के साथ में क्या आता, यहां पे प्रेजेंट टेंस में भी है, रीडिंग के साथ में इज, एम, आर, इनमें से कोई एक आता, तो तीनों ही नहीं है सेंटेंस में, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ये सिंगुलर आई ऑलवेज, आई ऑलवेज के साथ में कभी भी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल नहीं होती, जिनके साथ में एस या एस लगता है ना, वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, तो रीड्स नहीं आएगा। टू रीड होता ही नहीं है, रीड आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्सन संख्या 59 आपके सामने आ चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े, और कोई भी अगर मिस्टेक आपको लग रही है या कोई भी आपको अगर लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना? यस या नो कमेंट सेक्शन में लिखें आप। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हु द माइक्रोफोन इन्वेंटेड इन्वेंटिंग इन्वेंट। इस इन्वेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आविष्कार। आविष्कार आविष्कार हमेशा किसमें होता है? पास्ट में हो चुका होता है, मतलब बीत चुका है। पास्ट टेंस इसमें होगा, ठीक है ना? पास्ट टेंस होगा तो अब सीधी सी बात है, सिंपल ये जो वर्ब है प्रेजेंट वर्ब नहीं आएगी। इन्वेंटेड आ सकता है, इन्वेंटिंग नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ में क्या आता है? वाज या वर आएगा, ठीक है? पास्ट में ये नहीं है तो मतलब ये गलत हो जाएगा। टू इन्वेंट ये भी नहीं आएगा, ठीक है? टू का यूज यहां पे नहीं होगा, किसके बाद में? जो डब्ल्यू एच वर्ड है इसके बाद में टू का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां पर इन्वेंटेड बचा, यानी कि ये होगा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल सिंपल पास्ट टेंस, इसमें ये होगा राइट आंसर। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसका? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है? तो इन्वेंट की सेकंड फॉर्म इन्वेंटेड हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा हु इन्वेंटेड द माइक्रोफोन, यानी कि माइक्रोफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया। एकदम सिंपल है। देखो भाई, आप इसका अनुवाद भी करेंगे ना तो आप देखेंगे कि भी मतलब माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, तो ये एक पास्ट में हुआ काम है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है भाई। द बॉयज आर खालिस्तान फुटबॉल। द बॉयज यानी बहुवचन है, पहले तो प्लूरल है ना? तो पहले तो ये प्लूरल है, द बॉयज आर, आर भी है, तो मतलब कि यहां पे आप कह सकते हैं ये एक कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है? तो यहां पर आप क्या कहेंगे? जो भी द बॉयज आर, अब देखो आर क्या है? एक कंटिन्यूस जो है एक्शन को दर्शाती है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस का मतलब है कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आप ये भी कह सकते हैं द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, जो प्ले है, जैसे प्ले यानी खेलना, प्ले जो एक वर्ब है, प्ले वर्ब है, वो एक्शन को दिखाती है, मतलब कुछ कुछ एक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली, लगातार किसी काम के होने को दर्शाता है। तो द बॉयज आ गया, आर आ गया। आर आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो है यहां पे हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। और इस हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम, ये तो आंख मीच के आप कर सकते हैं। यानी इज एम आर दिखे तो आपको आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपको बताऊं आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कहां होगा? आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो इसका इस्तेमाल करेंगे, एक तो देखो इज आए, एम आए या आर आए, एक वो जाए और वर आए, ये आपको दिखे, दिखते ही आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ऐसे इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। द ड्राइवर्स खालिस्तान इन द रेस्ट रूम, यानी कि जो ड्राइवर है वो है कहां पर? इन द रेस्ट रूम, जो है आराम करने वाले कमरे में रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट यानी आराम कर रहे हैं। तो द ड्राइवर्स, वाज सिंगुलर है नहीं आएगा, इज सिंगुलर है नहीं आएगा, क्योंकि ड्राइवर्स एस लगा हुआ है देखो यहां पे, तो ये क्या है? प्लूरल बन गया, प्लूरल, प्लूरल यानी कि बहुवचन बन गया है। आर हो सकता है, हेज सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा, तो फिर बचा कौन सा बताओ? बचा आर। द ड्राइवर्स आर इन द रेस्ट रूम, द ड्राइवर्स आर इन द रेस्ट रूम। आर देखो एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, कुछ भी इसमें नहीं है, समझना है। जो सब्जेक्ट दिया है वो प्लूरल है, तो वाज सिंगुलर वर्ब है, इज भी सिंगुलर है, हेज भी सिंगुलर है। अब आपको मैं बताऊं ये तीनों सिंगुलर, आपको याद रखना भाई। अब वोज की जगह वर्ब होता तो ये प्लूरल होता, इच की जगह यहां पे आर आता तो प्लूरल होता, हेज की जगह हे होता तो ये प्लूरल होता। तो ये तीनों क्या है? ये प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल, प्लूरल वर्ब है, ठीक है? ये इस टाइप से आपको इन चीजों को याद करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, देखिए ध्यान से देखें और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताने का प्रयास करें। देखें प्रश्न संख्या 62, नवीन खालिस्तान 10 पेंसिल्स, ये बहुवचन है कोई बात नहीं, लेकिन नवीन क्या है? एक सिंगुलर है, वर्ब हमेशा जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सिंगुलर, सिंगुलर। जो नवीन है सिंगुलर है, तो हे नहीं आएगा, हे जा सकता है, ई जा सकता है, वा जा सकता है। लेकिन ये देखो ये अधिकार को दर्शाती है, नवीन के पास 10 पेंसिल है, तो ये अधिकार दर्शाती है। ये किसके पास? जैसे मैं कहूं आई हैव ए कार, आई आई हैव ए कार, सीता, सीता हेज ए कार, ठीक है? और मैं कह सकता हूं यू, यू हैव ए कार,
यू हैव ए कार। ठीक है, अब देखो यहां हेज आया है, यहां हैव है, यहां भी हैव है, तो आई और यू ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए जो सिंगुलर होगा उसके साथ हेज आएगा, प्लूरल होगा हैव आएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं नवीन क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, हेज या हैव में से। अधिकार को दर्शा रहा है ना, तो यहां पर हेव तो आएगा नहीं, प्लूरल है, तो ये गलत हो गया, यहां हेज आ जाएगा। नवीन हेज 10 पेंसिल्स। ठीक है, अब यहां पर आपको इज और वाज का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर जो है इज जो वाज है ये कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसकी जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, यहां पर जो है एक सिंपल टेंस है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और हेज और हेव है वो अधिकार को दर्शाती है। पर्सन सिंह के आपके सामने 63 आ गया भाई। कैन यू पे, कैन कैन यू पे खालिस्तान ऑल दीज आर्टिकल्स, यानी कि क्या आप इन सभी जो वस्तुएं इनके लिए भुगतान कर सकते हैं। कैन यू पे, सबसे पहले देखो कैन यू पे, क्या आप क्या आप पे कर सकते हैं के लिए, ऑल दीज आर्टिकल्स, यहां सवाल क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। भी देखो यहां पे कैन यू पे क्या आप भुगतान कर सकते हैं, खालिस्तान ऑल दीज आर्टिकल्स क्या आप भुगतान कर सकते हैं के लिए, ऑल दीज आर्टिकल्स यानी आप इन सभी वस्तुओं के लिए क्या भुगतान कर सकते हैं। तो आउट ऑफ तीनों गलत हो जाएंगे, किसका होगा, फोर का यूज होगा। पे फोर, पे जो है ना, पे एक इस प्रकार की क्रिया है जिसके बाद फोर का ही मोस्टली यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके पश्चात फिक्स आर्टिकल्स आता है, तो ये एक आर्टिकल का सवाल है और आपको ध्यान से सुनना है। पर्सन संख्या 64 आपके सामने आ चुका है। पर्सन संख्या 64, ही खालिस्तान टू लिस्टन टू माई आर्ग्यूमेंट्स यानी बहस, ही लिस्टन टू माई आर्ग्यूमेंट्स एंड वॉक अवे, डिनाइड, केप्ट, हियर्ड, रिफ्यूज्ड। डिनाइड यानी होता है मना करना, डिनाइड यानी कि मना या अस्वीकार करना, अस्वीकार है ना। कीप्ट और हियर तो ये तो पक्ष में होते हैं, रिफ्यूज यानी भी अस्वीकार करना। हाँ, आप कहोगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। डिनाइड तो होता है जैसे नोट अलाउड में कहता हूं, नोट अलाउड, नोट अलाउड, नोट अलाउड यानी कि इस टाइप से है, मतलब आपकी कोई डिमांड थी उसको मना कर दिया गया, आपको उसके लिए अधिकार ही नहीं मिला, लेकिन यहां पर आप पहले से आर्गुमेंट कर रहे हैं लेकिन आपको कोई सुन नहीं रहा है, आपकी वार्ता को रिफ्यूज्ड, यहां पे रिफ्यूज हो जाएगा। ये हियर्ड और केप्ट तो आएगा ही नहीं। डिनाइड यानी होता है जैसे कि आपको परमिशन ही नहीं मिली, लेकिन यहां तो क्या है, ऑलरेडी जो आर्गुमेंट चल रही है लेकिन इसको इग्नोर किया गया है, तो इग्नोर करना मतलब रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी मना करना या अस्वीकार करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यहां पर कोई है ना, जैसे मतलब मैं कह सकता हूं डिनाइड का इस्तेमाल जहां पर आप किसी से अनुमति मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं, आप किसी को पूछ के आर्गुमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे डिनाइड शब्द का इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन यहां पर तो क्या है, आर्गुमेंट चल रही है और उसको मना किया गया है, तो उसको रिफ्यूज्ड में आएगा, है ना। डिनाइड का इस्तेमाल ये होता है अगर कोई व्यक्ति किसी को पूछता कि मैं क्या आपके साथ आर्गुमेंट कर सकता हूं, तो वो अलाउ या नोट अलाउ करता, तो नोट अलाउड की स्थिति होती तो डिनाइड का इस्तेमाल होता। तो लेकिन यहां पे आर्गुमेंट पहले से चल रहा है, उसको इग्नोर करके वो दूर चला गया है, तो इस टाइप से आपको ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करना है। तो पर्सन संख्या हमारा जो है 65 है। किरण खालिस्तान लेट लास्ट नाइट, जो किरण है, किरण लेट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को देखते ही पास्ट टेंस आपको नाम याद आ जाना चाहिए। स्लीप्स, स्लेप्ट, स्लीपिंग, विल स्लीप। विल स्लीप किसकी होता है, विल जो है वो फ्यूचर टेंस की है भाई, फ्यूचर है मतलब गलत हो जाएगा। स्लीपिंग हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि इच एम आर, इच एम आर, आर या वॉजवर, वॉजवर ये नहीं है तो ये भी आईएनजी फॉर्म नहीं काम लेंगे। स्लीप्स, स्लीप्स ले सकते थे क्योंकि ये सिंगुलर है और किरण भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ लास्ट नाइट पास्ट में आ गया है, तो पास्ट में कभी भी सिंगुलर जो वर्ब है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आती, हमेशा जो है यहाँ पे सिंगुलर की बजाय यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है। जिस वर्ब के साथ लास्ट में एस या ईएस जुड़ जाता है वो अपने आप में सिंगुलर वर्ब बन जाती है, और जिसके नहीं जुड़ता है तो जैसे स्लीप, ये स्लीप ये प्लूरल वर्ब है, स्लीप हो सकता था लेकिन लास्ट नाइट आने की वजह से स्लेप्ट आएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा। टेंस का पूछे तो पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तो इस टाइप से जो यहां पर इसरो का जो पेपर आपका हुआ है, इसरो का पेपर है, इसरो 2015 का पेपर, इसके मैंने आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चन है
इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवाए हैं। आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप कमेंट में राय देंगे। और आपको अगर समझ में आ रहा है कि गुरुजी जो आप बता रहे हैं बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है और हम इस मदद से आराम से इन प्रश्नों को सोल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि समस्या कहां होती है? समस्या होती है प्रश्न हमारे सामने है, हम प्रश्न को समझ नहीं पाते कि इसका आंसर निकालें तो कैसे निकालें। हमने सारे रूल फॉलो कर रखे हैं, सारे रूल पढ़ रखे हैं, सब कुछ याद कर रखा है, लेकिन प्रश्न से आंसर निकालना हमारी आदत नहीं होती। तो वही हमें इस यहां पर सीखना है। तो बिल्कुल आपको अगर समझ में आ रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में जो है अपनी जो राय जरूर दें, नेक्स्ट वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आगे के सेशन लें, वरना इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बात है, आपको जो भी साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप जो है डेफिनेटली आराम से तैयारी है वो करते रहें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईटीबीपी या इसरो ड्राइवर, दोनों एग्जाम के लिए काम का है, वो तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद में गूगल प्ले स्टोर पे आप स्टडी एट होम नाम सर्च कीजिए, स्टडी एट होम ये नाम सर्च के आप हमारा जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे फ्री और पेड कोर्स है, बेस्ट ई बुक्स नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में और वीडियो लेक्चर और कंप्लीट सिलेबस बेस्ड आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिलता है। फुल मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन वहां पे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच और सभी को साधुवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों